नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और विजयनगर एम्पायर को विद एमसीक्यू पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, जाकर वीडियोज़ को चैनल पे रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर आज शुरू करने वाले हैं और इसका आज रहेगा पार्ट 1। देखिए, मैं किसी भी टॉपिक को पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि कम समय में आप लोग को ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और रिटेनिंग पावर जो है वो आपकी बनी रहेगी। मैं चाहूँ तो 2 घंटे का वीडियो बना के और एक ही वीडियो में ये पूरा मुग़ल एम्पायर ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाता हूँ ताकि आप लोग का रिटेनिंग पावर जो है वो कंप्लीट रहे और साथ ही साथ रिवीजन भी होता रहे। तो इसके भी 2-3 पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम लोग पहले तो थ्योरी को डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर के। उसके बाद आने वाले पार्ट्स में हम लोग जिसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, लगभग 150-200 एमसीक्यूज जो है इस पे जो बनेंगे, उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत के बाद साउथ में बन जाता है विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर साउथ में बनता है और दिल्ली सल्तनत जो है वो समय होते होते सैयद और लोधी जब शासन कर रहे होते हैं, उस समय जाते जाते जो है दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत जब कमज़ोर हो जाती है, उसके बाद जो लास्ट राजा था इब्राहिम लोदी, तो बाबर ने 1526 ईस्वी में आक्रमण कर दिया इब्राहिम लोदी के ऊपर। और इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया तो 1526 ईस्वी में होती है बैटल ऑफ पानीपत। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, तो बैटल ऑफ पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और इंडिया में मुग़ल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। तो बाबर को जो है मुग़ल एम्पायर की स्थापना करने का श्रेय जाता है भारत में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो था जो मुग़ल एम्पायर का, उसे माना जाता है 1556 ईस्वी में बना था वो, उसका नाम था अकबर द ग्रेट। अकबर को जो है वो अकबर के जो रेन होता है पूरा 1556 ईस्वी से लेके, तो उसे जो है क्लासिक पीरियड माना गया है मुग़ल एम्पायर का। अकबर ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे सोशल एविल्स जैसे होते हैं, सती प्रथा, इन सब चीज़ों को बैन किया था। उसने क्या क्या किया, उसने जो लड़के लड़कियों की शादी का उम्र था उसको भी फिक्स किया था। तो अकबर के शासन में आने के बाद बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जिससे जो है इंडिया को कंसोलिडेट करने में उसे मदद मिली। साथ ही साथ उसने क्या किया कि राजपूत किंग्स के साथ अपना जो मैट्रिमोनियल अलायंस बनाना शुरू किया, यानी कि राजपूत के लड़कियों से उसने शादी की और उसे जो है अपना महारानी बनाया। तो उससे क्या हुआ कि जो अलायंस था इन दोनों के बीच में उससे बनता गया और उसका जो है अकबर का वो राज्य जो है वो बढ़ता गया और साथ ही साथ कंसोलिडेट भी होता गया। 18th सेंचुरी आते आते मराठास ने मुगल्स को डिफीट किया। 18th सेंचुरी में मराठास जो थे वो बिगर फोर्स थे, उन्होंने मुगल्स को डिफीट किया। उसके बाद दे वोन ओवर सेवरल मुगल प्रोविंसेस, पंजाब से लेकर बंगाल तक के बहुत सारे प्रोविंसेस को मराठा ने जीत लिया था, क्योंकि उसमें मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी जाते जाते काफ़ी कमज़ोर हो गया था और जो इकोनॉमिक सिस्टम था, आंतरिक द्वेष जो होता है, आंतरिक असंतोष की भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी मुग़ल एम्पायर में, जिसकी वजह से आर्मी भी जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इट फॉर्मर प्रोविंस बाय द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ अवध, द नवाब ऑफ हैदराबाद एंड अदर स्मॉल स्टेट्स ऑल्सो एडेड टू द क्योस। यानी कि जो बहुत सारे जो जैसे नवाब ऑफ बंगाल हो गए, नवाब ऑफ अवध हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेट थे जिसने मुग़ल एम्पायर से अपने आप को फ्री कर लिया था। तो इस तरह से जो है मुग़ल एम्पायर जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था। ये हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक तरह से, आने वाले स्लाइड्स में हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण कर देता है और बैटल ऑफ करनाल लड़ा जाता है। और बैटल ऑफ करनाल में उसने जो है मुगल्स की डिफीट हो जाती है, मुगल्स हार जाती है और जो है नादिर शाह दिल्ली को लूट के ले जाता है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी मुगल पावर हैड बिकम लिमिटेड एंड लास्ट जो एम्पेयर जो था उसका नाम था बहादुर शाह II। उसका डोमिनेंस खाली सिटी शाहजहानाबाद के ऊपर ही उसका डोमिनेंस जो है वो रह गया था। अच्छा, उसने जो लास्ट रूलर था बहादुर शाह II, तो बहादुर शाह II ने एक फरमान जारी किया और 1857 में जो क्रांति हुई थी, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो 1857 की क्रांति में उसने हिस्सा लिया था और उसने जो है रिबेलियंस जो थे उस समय के इंडियन रिबेलियंस को उसने सपोर्ट किया था। जब ये
1857 की क्रांति खत्म हुई तो उसको जो है उसको ब्रिटिश के द्वारा ट्रायल किया गया और उसे जो है रंगून भेज दिया गया इम्प्रिजनमेंट करके, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, और ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया को अपने अंदर ले लेती है और जो है फॉर्मली जो है वो ब्रिटिश राज इंडिया में शुरू हो जाता है आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट मुगल एम्पायर का। अब आगे देख लेते हैं कि मुगल एम्पायर के समय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है जो वर्ष था वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आता है 1526 ईस्वी, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, और पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है और उसके साथ जो है भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। उसका 1540 आता है। 1540 ईस्वी में जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी यानी कि सूरी डायनेस्टी का जो स्थापक था शेर शाह सूरी, उसने हुमायूं को हरा देता है और मुगल रूलर्स को एक्सपेल कर देता है इंडिया से। फिर 1555 आता है। 1555 में मुगल एम्पायर फिर से रीस्टोर करता है, हुमायूं अंदर आ जाता है इंडिया में और फिर से उसने जो है वो अपना राज्य जो है वो शुरू करता है। उसके बाद 1600 ईस्वी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसे जो है ईस्ट में ट्रेड करने का उसे राइट मिल जाता है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। उसके बाद 1608 में कंपनी का शिप जो है पोर्ट ऑफ सूरत यहाँ सूरत पोर्ट पे अराइव करता है। 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का मौका मिलता है। कहाँ पर? सूरत में। पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है सूरत में। 1717 में उसे एक फरमान मिल जाता है 1757 का फरमान, और उसमें उसे जो है बंगाल में कस्टम ड्यूटी से देने से फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और और जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाता है। उसके बाद 1773 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किया जाता है और जो है इंडिया के पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा उस समय जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो ज़्यादा हो जाता है इंडिया के अफेयर्स के ऊपर। उसके बाद 1858 में लास्ट मुगल रूलर जो है डिपोज हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, और 1858 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है 1858 और 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद जो है वो इंडिया जो है पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के अंदर चली जाती है। तो ये था पूरा का पूरा टाइमलाइन। तो जो ये 1850 एक्ट है ये सब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जाके इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि फीचर्स क्या थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या क्या थे। तो पहला था उसमें चीफ ऑफिसर्स कौन से 4 प्रकार के चीफ ऑफिसर्स होते थे। एक होता था पहला था दीवान। तो दीवान जो है उसको वजीर भी कहा जाता था, और जैसे चीफ मिनिस्टर जैसे आज के डेट में होता है उसे चीफ मिनिस्टर के रूप में जाना जाता था। उसका ग्रेटर कंट्रोल कहाँ कहाँ पे होता था? तो रेवेन्यू और फाइनेंस के ऊपर जो है उसका ग्रेटर कंट्रोल होता था, लेकिन उसके साथ साथ ही जो अदर जो एक्सपेंडिचर जो इन्वॉल्व होते अदर जो एक्सपेंडिचर होता था पूरे स्टेट में उस पर भी ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट होता था, और अगर वो चाहे तो उस चीज़ को रोक भी सकता था। उसके बारे में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते थे उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होती थी, और कोई भी इम्पीरियल फरमान अगर निकलता था तो उसकी जानकारी भी दीवान को पहले दी जाती थी, उसके बाद ही वो इम्पीरियल ऑर्डर जो है वो पूरे स्टेट में लागू होता था। दूसरा होता था मीर बख्शी। मीर बख्शी का क्या काम था? आज के डेट में जैसे आप लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है ना, उस समय का लेफ्टिनेंट जनरल ही उसे माना जाता था या कैप्टन जनरल उसे माना जाता था। तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? तो मीर बख्शी परफॉर्म दोज ड्यूटीज विच हैड बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरीज ए ममल्लिक। या जो अरीज ए ममल्लिक का जो ड्यूटी होता था उस ड्यूटी को मीर बख्शी निभाया करता था। उसके बाद था मीर समन। मीर समन का काम था जो कारखाने जितने होते थे, स्टोर्स होते थे, ऑर्डिनेंस जो जैसे ऑर्डिनेंसेज जो होते थे, जैसे हो गया आपका बम बारूद वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को देखना, या फिर कम्युनिकेशंस जो होते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, इन सब चीज़ों को देखने का काम भी मीर समन के पास था। उसके बाद एक होता था सदर। सदर का क्या काम था? तो सदर का काम था रिलीजियस मैटर्स में चैरिटीज किसको कितना दान देना है ये सब देखने का काम जो है वो सदर को दिया जाता था। तो इसका ज़्यादा अफेयर जो था वो रिलीजियस मैटर्स में था, चैरिटीज़ में था, और इंडोमेंट्स में इसका ज़्यादा अफेयर हुआ करता था। उसके बाद एक जो उस समय का हायर डिग्नेटरी भी था जिसको वकील कहा जाता था। वकील भी जो है वो भी अपॉइंट किया जाता था
और जो मोस्ट फेमस जो दीवान था उस समय का, अकबर के समय का, उसे बोलते थे राजा तोडरमल। राजा तोडरमल जो था वो मोस्ट फेमस दीवान उसे माना जाता है। दीवान के अंदर में दो प्रिंसिपल ऑफिसर्स काम करते थे। कौन कौन से काम करते थे? एक था दीवाने तान और एक था दीवाने खालसा। दीवाने तान और दीवाने खालसा जो है वो दीवान के अंदर में काम किया करते थे, और जिसको जो है, एक जो दीवाने तान था उसका काम था सैलरीज देना, और दीवाने खालसा था उसका काम था स्टेट के लैंड्स को देखना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में ही मनसबदारी सिस्टम की स्थापना हुई थी। तो मनसबदारी सिस्टम जो था, मनसब का मतलब होता है ऑफिशियल रैंक, यानी रैंक के हिसाब से किसी को सैलरी देना, किसी को उसके हिसाब से ज़मीन देना, ये था मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम जो था वो 3 प्रकार का होता था। एक तो होता था, पहले क्या होता था, सबसे पहले होता था 2 जिनक्वांट, जो 10 से लेके और 400 मनसब जिसके अंदर में काम करते थे उसे बोलते थे स्टाइल्ड मनसबदार। जिसमें 500 से लेके 1200 अंदर में काम करते थे उसे बोलते थे आमिर्स, यानी कि वो नोबल्स होता था। और जो हायर कैटेगरी के होते थे, जो उससे भी ज़्यादा होते थे, जिसके अंदर में ज़्यादा मनसब काम करते थे, लोग काम करते थे, उसे बोलते थे उमरा ए कबीर और उमरा ए अजीम। तो ये 3 प्रकार के मनसबदार हुआ करते थे मुगल पीरियड में। अब ईच ग्रेड कैरीड अ डेफिनिट रेट ऑफ पे, हर किसी का अपना अपना जो है सैलरी होता था। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल सैलरी दिया जाता था, जिसकी जैसी ग्रेड होती थी उसी प्रकार उसको सैलरी दिया जाता था। और जितने मनसबदार थे उनको जो है एक कोटा दे दिया जाता था कि आपको इतने हॉर्सेस, इतने एलिफेंट्स और इतने कार्ट्स, ये सब आपको मेंटेन करके रखना है। तो मनसबदार को या तो कैश में पेमेंट होता था, या फिर उसे जो है कुछ जागीर्स दे दिया जाता, यानी कि उसे ज़मीन दे दिया जाता था कि आपको ये, आपके जो है सेवा के बदले आपको ये ज़मीन दी जा रही है, आपको ये कैश दिया जा रहा है। मनसबदार की नियुक्ति कौन करता था? तो मनसबदार की नियुक्ति जो है वो एम्पेरर के द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा ही मनसबदार की नियुक्ति की जाती थी। उस समय एक अहादीज करके एक क्लास भी हुआ करता था, अहादीज जो होते थे वो जनरली अच्छे परिवार के लोग होते थे, लेकिन वो मनसब नहीं बन पाते थे, यानी कि मनसब के वो नीचे काम करते थे, लेकिन वो अच्छे परिवार के लोग हुआ करते थे, जिन्हें अहादीज कहा जाता था। अब देख लेते हैं कि मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उस समय। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में तो मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ग्रेटली इम्प्रूव्ड अंडर अकबर। अकबर के समय में जो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा संगठित होता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि सबसे पहले बाउंड्रीज जो थी, प्रोविंस की जो बाउंड्रीज हुआ करती थी उसको फिक्स किया। यानी कि अकबर के आने के बाद, जैसे अभी आप देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन होता है तो बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है, वैसे ही उस समय जो है उसने सबसे पहले बाउंड्रीज को फिक्स किया और मनसबदार्स को लेके आया, और मनसबदार्स को ट्रांसफ़र करता था कहीं भी, अपने अपने जितने भी राज्य होते थे उस मनसबदार्स को कहीं से कहीं तक ट्रांसफ़र किया जाता था। और प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता था, प्रिंसिपल ऑफिसर को क्या बोला था? सूबेदार बोला जाता था या फिर सूबा बोला जाता था। सब सूबा के नीचे आता था प्रोविंशियल दीवान, और उसके नीचे आता था जो दीवान होते थे वो मनसबदार्स के नीचे जो है वो काम किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविंशियल फंक्शन वाज बख्शी। उसके बाद आता था बख्शी, और जिसे बोलते थे पे मास्टर, इसका काम था पैसे को लेन देन करना। उसके बाद आता था सदर का काम आपको पीछे हमने डिस्कस किया है, उसका काम था रिलीजियस, एजुकेशनल और जुडिशियल ड्यूटीज़, यानी कि इंडोमेंट्स, चैरिटीज़ वगैरह में भी इनका हाथ रहता था। उसके बाद होता था फौजदार और कोतवाल। फौजदार और कोतवाल जो है 2 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फौजदार जो है फौजदार जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सरकार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सरकार होता था, जिसकी नियुक्ति जो है एम्पेरर करता था। लेकिन वो काम किसके अंदर करता था? तो वो जो जिस प्रोविंस में होता था तो प्रोविंशियल गवर्नर के अंडर में उसे काम करना पड़ता था, लेकिन नियुक्ति जो है वो एम्पेरर करता था। कोतवाल्स जो थे उस समय, उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता था, लेकिन वो प्रोविंशियल ऑफिसर नहीं होता था। मुगल्स जो है, जो विलेज कम्युनिटीज़ होते हैं या फिर जो प्रोविंसेज होते थे उसमें वो कम इंटरफेयर किया करते थे, यानी कि जो वहाँ का प्रोविंशियल गवर्नर्स होता था वही उसका राजकाज देखा करता था, और समय समय पर राजा को इत्तला किया करता था, इन्फॉर्मेशन दिया करता था कि यहाँ का कार्यव्यवहार जो है वो ठीक चल रहा है। यानी कि जो एम्पेरर था वो बिल्कुल जो है वो इंटरफेयर नहीं किया करता, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो था वो उस समय नहीं था।
उसको आता है मुकद्दम। मुकद्दम जो थे एक तरह के आज के विलेज सरपंच के बराबर होते थे, यानी कि 4-5 गांव को मिला के एक जो है मुकद्दम होता था, जिसका मेन ड्यूटी क्या था कि लोकल डिस्प्यूट्स को जो है, लोकल डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं उनको जो है डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना या फिर उसका सोल्यूशन निकालना। अब एक रेवेन्यू और फाइनेंस के बारे में देख लेते हैं कि उसमें रेवेन्यू और फाइनेंस कैसा था मुगल सिस्टम के समय में। तो मुगल्स के समय में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मेनली जो प्रिंसिपल जो रेवेन्यू सिस्टम था वो लैंड रेवेन्यू से आता था। ये तो दिल्ली सल्तनत में भी हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू से ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम आता था। द प्रोविंस जो आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता था, तो वो डिफेंस में खर्च होता था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च होता था और मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट एंड रॉयल पैलेस में खर्च होता था। यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंडिचर का आइटम था वो डिफेंस था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, कोर्ट एंड रॉयल पैलेस हुआ करता था। मुगल रेवेन्यू सिस्टम जो था वो बेस्ड था सूबास और गवर्नरशिप्स, सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स, परगनाज और कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ विलेजेस विच वर समटाइम्स कॉल्ड महल। विलेजेस को उस समय महल कहा जाता था, ये आपको याद रखना है कि विलेजेस को उसमें क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था। और मुगल का रेवेन्यू सिस्टम जो था वो सूबा और गवर्नरशिप में पहले होता था सूबा, सूबा के बाद आता था सरकार, सरकार के नीचे आता था परगना और परगना के नीचे आता था विलेज। यानी कि ये सिस्टम था रेवेन्यू का। यानी कि सबसे ऊपर आता था सूबा, सूबा एक अगर आप देख लें तो एक पूरा का पूरा स्टेट जो है, उसके स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बाद विलेजेस। जो आज के समय के हिसाब से ऐसे सिस्टम चल रहा था। तो सूबा वाज मॉडल्ड आफ्टर द सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, सूबा जो था वो एक सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर था। द लेवी ऑफ टैक्स वाज बेस्ड ऑन सर्वे सेटलमेंट। यानी कि पहले लैंड का सर्वे किया जाता था, पहले ये देखा जाता था कि लैंड का जो है लैंड फर्टाइल है कि नहीं, उसकी इरीगेशन कैसी है, और ये सब देखने के बाद जो है उस पर टैक्स जो है वो लेवी किया जाता था। उस समय जो अकबर के समय में ऐसा माना जाता है कि रैयतवारी सिस्टम चल रहा था और रैयतवारी सिस्टम में 1/3 ऑफ प्रोड्यूस जो है वो इंडिविजुअल कल्टीवेटर से लिया जाता था एज अ टैक्स। यानी कि 1/3 जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था अकबर के समय में। अब देख लेते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो सबसे पहले जो है मनसबदार, सोल्जर्स जो है सप्लाइड बाय मनसबदार्स, जो मनसबदार्स होते थे उनको सोल्जर्स को रखना पड़ता था। पीछे हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था कि कितने कितने सोल्जर्स को कौन कौन सा मनसबदार रखता था। तो वही जो है मनसबदार जो है वो सोल्जर्स को सप्लाई किया करते थे। ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ ए मनसबदार नोन एज दाखिली हु वर पेड बाय स्टेट। यानी कि जो मनसबदार के अंदर में जो ट्रूप्स होते थे उन्हें जो है दाखिली कहा जाता था और उसका पेमेंट किसके द्वारा होता था, तो हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा, यानी कि जो एम्पेरर होता था उसके ट्रेजरी से उसको पेमेंट किया जाता था। एक क्लास था अहादी, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जिसे जेंटलमैन ट्रूपर बोला जाता था और ये नोबल फैमिली के होते थे। लेकिन ये जो है ऑर्डिनरी जो सर्विसेज देते थे जो सिपाही, उनसे ज़्यादा इनको सैलरी मिलती थी, लेकिन ये लोग मनसबदार जो है वो नहीं बन पाते थे। आर्टिलरी सिस्टम जो था, आपको पता है आर्टिलरी सिस्टम जो है उस समय काफ़ी अच्छा था और आर्टिलरी सिस्टम का जितना भी खर्च होता था वो आर्टिलरी सिस्टम का खर्च इंपीरियल ट्रेजरी से ही लाया जाता था। लेकिन मुगल्स के पास जो थी वो नेवी सिस्टम जो थी वो अच्छी नहीं थी। उनके पास लड़ने के लिए टैंक्स, उनके पास लड़ने के लिए वेसल्स नहीं थे, जहाज़ नहीं थे, ये सब चीज़ उनके पास उस समय नहीं था। एक तरह से जो जहाज़ हुआ भी करते थे वो जहाज़ कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए होता था, यानी कि मालवाहक जहाज़ जो होते हैं जो सामान की सप्लाई इधर से उधर करते हैं, उस प्रकार का जहाज़ था। लेकिन जो एक्चुअल नेवी जो होती थी, जैसे चोलाज के समय में जो नेवी होती थी वैसी नेवी उनके पास नहीं थी। अब देख लेते हैं जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम का डिस्प्यूट कैसे किया जाता था। तो देखिए जुडिशियल सिस्टम जो हायर अथॉरिटी जो होती थी वो होती थी उस समय का जो एम्पेरर होता था वही उस समय का हायर अथॉरिटी माना जाता था। और जो भी मामला, जैसे अगर छोटा मोटा मामला है तब तो काजी के द्वारा जो है एक काजी होता था, काजी के द्वारा जो है उसकी वो जो है मामला सेटल कर दिया जाता था। लेकिन जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस देना है तो डेथ सेंटेंस को अप्रूव करवाने के लिए उसे जो है वो राजा के पास ही जाना पड़ता था। और उस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, उसमें जैसे किसी अंग को काट देना या फिर भाला जो है अंदर भोंक देना, ऐसा जो है सिस्टम उस समय चल रहा था। यानी कि क्रूएल टाइप का सिस्टम भी था। किसी को सजा अगर देना हो तो उसे जो है किसी के हाथ काट देना, किसी के पैर काट देना, ऐसा सजा भी उस समय दिया जाता था। तो मुगल्स के समय में
द एम ऑफ जुडिशियल सिस्टम वॉज प्राइमरली टू सेटल इंडिविजुअल कंप्लेंट्स, यानी कि अगर मान के चलिए कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है किसी समाज में, तो पूरे समाज के प्रति समाज को दोषी नहीं माना जाता था, केवल उस व्यक्ति जो है वही जो है आके चाहे उसका रिलेटिव जो है वो आके कंप्लेन करता था कि ऐसा ऐसा मेरे घर में किसी का मर्डर हो गया है, और उसी के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाती थी। अच्छा, काजी जो था उस समय का, काजी बिंग द रिपोजिटरी ऑफ मुस्लिम लॉ, काजी जो था वो मुस्लिम लॉ का पूरा जानकार था, उसी को मुस्लिम लॉ की जानकारी होती थी। अटेंडेड द हियरिंग ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि वो केसेस को अटेंड किया करता था, वेदर गवर्नर, फौजदार और कोतवाल, एंड असिस्टेड द लैटर इन अराइविंग एट अ डिसीजन कॉन्सोनेंट विद पुरानिक प्रिसेप्ट्स, यानी कि जब उसे बुलाया जाता था काजी को, तो गवर्नर के द्वारा या फिर कोतवाल के द्वारा उसे बुलाया जाता था कि आप जो है वो ये जो है काजी, आप जो है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ये देखिए कि इसे कौन सी सज़ा दी जाए, और इसे तो उसमें जो है काजी हेल्प करता था और एक डिसीजन पर लाने में उसकी मदद करता था। और हम लोग डिस्कस किया है ये कि डेथ सेंटेंस को जो है एम्पेरर के द्वारा जो है अप्रूव करना जरूरी था। और देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पैलिंग, यानी कि शरीर में कुछ चुभो देना, या डिसमेंबरमेंट यानी कि शरीर का कोई अंग काट देना, ऐसे ऐसे क्रूएल पनिशमेंट उस समय हुआ करते थे। अच्छा, अब बाबर के बारे में देख लेते हैं। अब बाबर आ गया है तो बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर के बारे में सबसे पहले तो उसने समरकंद को एनेक्स किया था। समरकंद को एनेक्स करने के बाद जो है बाबर जो है वो इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, और इब्राहिम लोदी की हार के बाद जो है भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना जो है वो हो जाती है। जब वो पानीपत की लड़ाई जीत जाता है तो अपने आप को एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान जो है वो घोषित कर देता है कि मैं अब भारत का राजा बन गया हूँ। उसके समय में आगरा जो है वो हेडक्वार्टर रहता है, आगरा को अपना हेडक्वार्टर बनाता है। बाबर के सफलता का सबसे बड़ा राज था कि वो अपने साथ घुड़सवार बहुत लेके आया था, यानी कैवेलरीज जो है वो बहुत लेके आया था, साथ में गन और गन पाउडर भी बहुत सारा लेके आया था। उसने पंजाब, दिल्ली और गंगा प्लेन्स को अपने कंट्रोल में लाया। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे आगरा में दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में उसकी बॉडी को कहाँ ले जाया जाता है? बाद में उसकी बॉडी को काबुल में ले जाया जाता है। जो मेजर बैटल्स उसने लड़े थे वो तो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये 3 युद्ध उसने लड़े थे। खानवा, चंदेरी और घाघरा ये लड़े थे 1527 में, 28 में और 29 में, और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि 1527 में खानवा का उसने 4 लड़ाई कुल मिलाकर लड़ी। 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1527 ईस्वी में खानवा का, फिर 28 में चंदेरी का और 29 में उसने लड़ा घाघरा का। उसके बाद उसने एक बुक लिखी है तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में, जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ लिखता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं उतना ज़्यादा कुशल शासक नहीं था और उसे जो है एक्चुअली में शेर शाह सूरी के द्वारा जो है उसे हरा दिया गया था बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज में। उसके बाद वो इंडिया से बाहर हो गया था, लेकिन जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो 1555 ईस्वी में फिर वो इंडिया आ जाता है और एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है अकबर। अकबर जो है वो 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 13 साल की उम्र में ही वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसे बैरम खान के द्वारा जो है उसे एडवाइस दिया जाता था। उसके बाद जो अकबर जो था, अकबर का मेन क्या काम क्या था, तो वो एक आर्ट आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा पैटर्न था, आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत लवर था। डिस्पाइट बीइंग एन इलिटरेट ही हैड ट्रिमेंडस लव फॉर लर्निंग। उसे जो है पढ़ाई लिखाई जो है काफ़ी अच्छा लगता था, और उसके शासन में आपको पता ही है नवरत्न भी उसके शासन में थे। उसी के समय में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 ईस्वी में हेमू के साथ, और जिसमें वो जीत जाता है। और उसकी जो मेन जो काम हुआ था उसके समय में, उसने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाना शुरू किया राजपूत के साथ। उसके बाद उसने जो है अपने एम्पायर को विस्तार किया कहाँ तक, मालवा में, गुजरात में, बंगाल, काबुल, कश्मीर एंड खंडेश, इन सब जगहों तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके बाद उसने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वर्क था स्लेवरी को और सती सिस्टम को उसने बैन कर दिया। उसके बाद उसने जो है गर्ल्स के लिए 14 साल शादी की एज और बॉय के लिए 16 साल शादी की एज उसने फिक्स किया था। जो नवरत्न जो उसके शासन में थे उसमें कौन कौन से नवरत्न थे, तो ये थे अबुल फजल जो अकबर का चीफ एडवाइजर था, फैजी जो था वो पोएट था, तानसेन जो था वो सिंगर था, बीरबल जो था
वो नोबेल था, विटनेस के लिए जाना जाता था, चतुराई वाले बात करने के लिए माना जाता था। तोडरमल जो थे वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। मान सिंह जो थे वो जनरल थे। अब्दुल रहीम खाना जो थे वो हिंदी के स्कॉलर थे। हकीम हुमायूं जो थे वो फिजिशियन थे। और मुल्ला दो प्याजे थे वो एडवाइज़र हुआ करते थे, इंटेलिजेंट एडवाइज़र जो होते थे वो किंग के। तो ये आपको 9 नाम जो है वो आपको काफ़ी याद करके रखना है, कभी कभी नवरत्न में ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हुई है अकबर के शासनकाल में उसको देख लेते हैं। तो 1562 में स्लेवरी को उसने ख़त्म किया। फिर उसने 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि जजिया को ख़त्म किया। 1564 ईस्वी में जजिया को ख़त्म किया। 1575 में इबादत खाना को फतेहपुर सिकरी में उसके द्वारा बिल्ड किया गया। 1578 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन इबादत खाना यानी कि इबादत खाना में उसने जो है रिलीजियस लोगों को बुलाता था और रिलीजन के प्रति जो है विचार लिया करता था। 1579 ईस्वी में प्रोक्लामेशन ऑफ मरहार का प्रोक्लामेशन करता है। फिर 1582 ईस्वी में वो तौहीद इलाही का प्रोक्लामेशन करता है। 1575 से 76 ईस्वी में वो अपने एम्पायर को 15 प्रोविंस में डिवाइड कर देता है। फिर 1582 ईस्वी में 10 साला सिस्टम लेके आता है, तोदरमल के द्वारा जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1573-74 में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अकबर के बाद शासन आता है जहांगीर का। जहांगीर जो था ही वॉज द सन ऑफ अकबर एंड जोधाबाई। जो अकबर और जोधाबाई का ये सन था और उसने जो है 3 किंगडम को कॉन्कर किया। कौन कौन से किंगडम को कॉन्कर किया? तो वो था मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर। मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर को जो है उसने कॉन्कर किया था। जहांगीर की शादी किससे होती है? जहांगीर की शादी हुआ थी नूरजहां से, जिसको लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और उसमें जो है जहांगीर के समय में उसके बेटे खुसरो ने ही उसके प्रति जो है रिबेल कर दिया था, जिसमें रिबेलियन को उसने जो है वो दबा दिया था और खुसरो को ब्लाइंड बना दिया यानी कि अंधा बना दिया था। उसने जो है 12 ऑर्डिनेंसेज जो है वो इशू किए थे और उसकी मृत्यु हो गई थी 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जहांगीर का जो मोस्ट जो जिसे फो कहा जाता है, जिसे मोस्ट अर्कसम फो यानी कि जो उसका अति घोर विरोधी था वो था अमर सिंह। अमर सिंह जिसकी मृत्यु हुई थी 1613 ईस्वी में खुर्रम के फोर्स के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है। और जो मुगल गार्डन है श्रीनगर में वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां का मतलब होता है रूलर ऑफ एवरीवेयर यानी कि हर जगह का रूलर जो होता है उसको शाहजहां कहा जाता है। वो 5वां मुगल एम्पायर था। फर्स्ट थिंग ही हैड टू फेस वाज रिवोल्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड डेक्कन। ये बुंदेलखंड और डेक्कन में जब वो गद्दी पर बैठा तो बुंदेलखंड और डेक्कन में रिवोल्ट हो गया था, जिसको उसने सप्रेस किया। और फाइनली जो है उसने अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा को भी अपने राज्य में मिला लिया था। उसने जो है अर्जुमंद बानो बेगम से उसकी शादी हो गई। शाहजहां के समय में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शाहजहां ने कौन कौन सा बिल्डिंग बनवाया था ये आपको याद रखना है। तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल बनवाया, दीवाने खास एट रेड फोर्ट बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली में यानी कि ताजमहल, दीवाने खास एट रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड मोती मस्जिद इन आगरा। ये सब जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। साथ ही साथ जो टॉम्ब ऑफ जहांगीर एट लाहौर है और दीवाने आम, ये सब जो है इसके शासन में के जहाँ टॉम्ब ऑफ जहांगीर जो है इसने जो बनवाया है लाहौर में वो भी आपको याद रखना है कि ये किसके टॉम्ब ऑफ जहांगीर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। अब देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। तो औरंगजेब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। औरंगजेब एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं मोस्ट क्रूएल जो शासक था वो था औरंगजेब। और औरंगजेब के शासन में आने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया कि बीजापुर और गोलकोंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। और उसने जो है झरोखा दर्शन को बंद कर दिया था और उसने जो है एक तरह से जजिया सिस्टम को दोबारा जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन औरंगजेब के समय में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी मराठा फोर्सेज। मराठा फोर्सेज से उसका लगातार युद्ध होता रहा लेकिन वो मराठा फोर्सेज को कभी जीत नहीं पाया था। और फाइनली जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसको जो है दफना दिया जाता है दौलताबाद में उसे दफना दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसका 2-3 पार्ट और भी आएगा जिसमें हम लोग जो है इसका थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जो है MCQs को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।